सोनिया को होश आया तो दर्द की तेज़ लहर ने इसे बेसाख्ता कराहने पर मजबूर कर दिया। इसने आंखें खोलकर अपने सामने मौजूद चेहरों को देखा। ये वही लोग थे जो इसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए अब तक इस पर तशद्दुद करते रहे थे। वो एक बार फिर तशद्दुद बर्दाश्त करने के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगी। कैसी हो देवी जी? हिंदी से वाकिफ़ नारंगी बातें वाले भिक्षु ज़ांगताऊ ने मीठे लहजे में इससे पूछा। इसने जवाब देने के बजाय इसकी तरफ से मुंह फेर लिया। ऐसे मुंह ना फेरो देवी जी, तुम मुंह फेरोगी तो हमें हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? भिक्षु ने इसे छेड़ा। वो कोई जवाब दिए बगैर दूसरी तरफ देखती रही। ये तो अन्याय है देवी जी, हम आपसे इतने प्रेम से बात कर रहे हैं और आप हमारी तरफ देखती भी नहीं। भिक्षु का लहजा बनावटी था। फजूल बातों में टाइम ज़ाया मत करो और मुझ पर टॉर्चर शुरू करो। हो सकता है किसी स्टेज पर आकर मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाए और तुम अपना मकसद हासिल कर लो। इस बार सोनिया ने रुख बदला और इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जैसे इसे चैलेंज कर रही हो। इतना गुस्सा न करे श्रीमती जी, ये तो हमारी मजबूरी है। हमें आप पर हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया, वरना हम बड़े शांति वाले लोग हैं। अब भी हमने फैसला कर लिया है कि अब कोई आपको उंगली भी नहीं लगाएगा। वो नर्म और मीठे लहजे में बात कर रहा था, लेकिन सोनिया को इसके लहजे में तय में कुछ और महसूस हो रहा था। वो उलझकर सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। हमने आपको समझने में गलती कर दी थी, पर अब हम आपको समझ गए हैं। जो कुछ हम करते रहे हैं इससे आपको तोड़ना मुमकिन नहीं है। आप मर तो जाओगी पर हमारी इच्छा के अनुसार अपनी ज़ुबान नहीं खोलोगी। पर ऐसा भी नहीं कि आपकी ज़ुबान खुलवाने का कोई उपाय ही ना है। हमारे पास उपाय है और अब हम इसको आजमाने जा रहे हैं। आजमा कर देख लो। भिक्षु के जहन में क्या है ये तो वो नहीं समझ सकी, लेकिन खुद को इसके सामने कमज़ोर जाहिर करना भी मुनासिब नहीं समझा था। बस तो फिर दिल थाम कर बैठी श्रीमती जी। अभी ये पर्दा हटेगा तो आप अपने एक साथी को अपने सामने देखेंगी। हम उसको उस समय तक मारते रहेंगे जब तक आप ज़ुबान न खोल दें या वो अपनी जान से न चला जाए। एक मरेगा तो हम उसकी जगह दूसरे को ले आएंगे और दूसरे की जगह तीसरे को। फिर देखेंगे आप अपनी ज़िद पर अपने कितने साथियों को बलि चढ़ाती हैं। अब भिक्षु ज़ांगताऊ के लहजे से नरमी गायब हो गई थी और इसकी जगह सफाकी ने ले ली थी। वो पहले वाली सोनिया होती तो इस धमकी से ज़र्रा मुतासिर न होती, लेकिन इस वक्त वो अंदर से कांप गई थी। ये भी कर देखो। डर जाने के बावजूद इसने अपना डर जाहिर करना मुनासिब न समझा और स्पाट से लहजे में जवाब देकर एक बार फिर मुंह फेर लिया। इसे मुंह फेरते देखकर भिक्षु धीरे से मुस्कुराया और अपने साथी को इशारा किया। अगले लम्हे उसी और इस झोपड़े को दो हिस्सों में मुनकसिब करने वाला पर्दा हट गया। तुम्हारा पहला साथी तुम्हारी जिद की भेंट चढ़ने को तैयार है। नजरें न चुराओ और इसे अपनी आंखों से भरता हुआ देखो। भिक्षु ने इसे मुखातिब किया, लेकिन इसने रुख मोड़ कर नहीं देखा। अगले लम्हे एक ज़ोरदार शराब की आवाज़ कानों में गूंजी। वो जानती थी ये कोड़ा है जो पूरी कुव्वत से किसी इंसानी जिस्म पर बरसाया गया है। कोड़े की आवाज़ के साथ इंसानी चीख सुनने की मुंतज़िर इसकी समाअत को मायूसी का सामना करना पड़ा तो इसने पलटकर देखा और पूरी जान से कांप गई। हाँ परवेज़, मिल गया फ्लैट? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? असगर फ़ोन पर अपने एक आदमी से रिपोर्ट ले रहा था। ठीक है यार, लेने दो किराया ज़्यादा, बस काम तरीके और एहतियात से होना चाहिए। मैंने सरदार को सारा ज़रूरी सामान पैक करने को बोल दिया था, तो इसे फ़ोन करके एड्रेस लिखवा दे, वो सामान पहुंचा देगा। तो बस इस बात का ख्याल रखना कि अगली पार्टी बहुत चालाक है, इसलिए तुम लोगों से कोई गलती ना होने पाए। परवेज़ को हदायत जारी कर तो इसने कलाई की घड़ी पर वक्त देखा। मैं देखता हूँ, हो सकता है आधे पौने घंटे में मैं खुद उधर का चक्कर लगाऊँ। अगर ना भी आ सका तो तू सब अच्छी तरह संभाल लेना। आखिरी हदायत देकर इसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आने वाले मनाजिर देखने लगा। ये अड्डे के मुख्तलिफ हिस्सों के मनाजिर थे। वो चाहता तो इनमें से किसी एक को मुंतखब करके वहाँ की आवाज़ें भी सुन सकता था। साथियों में किसी गद्दार की मौजूदगी के शक के बायस ये सिस्टम हाल ही में नस्ब करवाया गया था। इत्तफाक था कि बिजली से मुतल्लिक चंद छोटे मोटे काम काफ़ी दिनों से इल्तवा में पड़े हुए थे। मुरम्मत के बहाने भरोसे के इलेक्ट्रीशियंस बनवाए गए और साथ साथ खुफिया कैमरे और माइक वगैरह नस्ब करवा दिए गए। इस सारे सेटअप की गिनती के चंद एक लोगों को ही खबर थी और इन्हें असगर ने सख्ती से ज़ुबानबंदी का हुक्म दे दिया था। वो मौका मिलने पर खुफिया कैमरों की मदद से अपने आदमियों की सरगर्मियों का जायज़ा लेता रहता था। सिस्टम में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मौजूद था और इस वक्त इसका रिकॉर्डिंग्स ही देखने का इरादा था, इसलिए परवेज़ को आधे पौने घंटे बाद पहुंचने का बताया। इरफानुल्लाह आया है उस्ताद। अभी इसने रिकॉर्डिंग्स खोली भी नहीं थी कि एक आदमी ने आकर इसे इत्तला दी। इरफानुल्लाह? इसने हैरत से नाम दोहराया, फिर पूछा, अकेला आया है या साथ कोई और भी है? सिर्फ गार्ड्स हैं साथ? अच्छा चलो मैं आता हूँ।
इसने कंप्यूटर बंद किया और अपनी जगह छोड़ दी। मुलाकातियों वाले कमरे में इरफानुल्लाह इसका मुंतजिर था। आज आपने कैसे इस गरीब खाने को रौनक बख्शी? रिस्मी अलैक्सलैक के बाद असगर ने इरफानुल्लाह से बराह रास्त सवाल किया। कोई पहली बार तो नहीं आया हूँ, लाला के ज़माने में अक्सर आना जाना लगा रहता था। इरफानुल्लाह ने इसके लहजे का तीखापन महसूस करने के बावजूद नज़रअंदाज कर दिया और नर्म लहजे में बोला, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है यह आना जाना लाला के होते भी काफ़ी पहले छूट गया था, इसलिए इस वक्त गुज़रे दिनों का हवाला देना बनता नहीं है। असगर इसे राय देने को तैयार नहीं था। छोड़ो यार गुजरी बातें, गाहक दुकान पर कितने अरसे बाद आए, दुकानदार इसे धुतकारता नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की बात करो। क्या ख़रीदने आए आप यहाँ? असगर ने इसे जांचती नज़रों से घूरा। तुम्हारी खिदमत। इरफानुल्लाह ने हाथों में पकड़े सिगार का कश लगाया। किस मकसद के लिए? सियासत के मैदान में अपने कदम मजबूत रखने के लिए तुम जैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें मुँह मांगे दाम दूंगा। क्यों? वो तुम्हारा पट्ठा बाज़ल है ना, वो तो तुम्हारी खातिर कुश्तों के पुश्ते लगा सकता है। असगर ने जाहिर न होने दिया कि वो बाज़ल के ग़याब से वाकिफ़ है और तंज़िया लहजे में बोला, बाज़ल आजकल यहाँ मौजूद नहीं और इसकी अदम मौजूदगी की वजह ही से मुझे बाहर के लोगों से काम लेना पड़ रहा है। इरफानुल्लाह ने अब भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। क्यों? क्या इस डंगर को दुनिया फतह करने के मिशन पर भेज दिया है? असगर का लहजा इस्तेहज़ाइया था। हर बार मैं ही इसे कहीं भेजूँ ये ज़रूरी नहीं। वो आकिल, बालिग और आज़ाद बंदा है, अपनी मर्ज़ी से कभी और कहीं भी जा सकता है। हकीकतन इरफानुल्लाह खुद भी बाज़ल के अचानक ग़याब से परेशान था, लेकिन इस पर अपनी परेशानी को ज़ाहिर करना मुनासिब न समझा। ये भी ठीक कहा आपने, वो हराम का जना तो दुनिया का वो आज़ाद तरीन बंदा है जो बाप के टंटने से भी आज़ाद है। मुझे यकीन है कि इसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया होगा कि किसी ने इसका कान पकड़कर बुरा भला सिखाने की कोशिश की हो। क्या कभी आपने इससे ऐसी कोई कोशिश की? असगर के अचानक पूछे गए सवाल ने इरफानुल्लाह को गड़बड़ा कर रख दिया। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा भला क्या हक़ है इस पर? इसने बेइख्तियार अपने माथे पर से पसीना साफ़ किया। यह भी ठीक कहा, हक़ तो असल में हक़ अदा करने वालों को ही हासिल होता है। असगर ने आहिस्ता आहिस्ता इसे चिरका लगाया और जब देखा कि इसकी रंगत मुतग़य्यर हो रही है तो आराम से बोला, अब देखिए ना, अगर आज इसका बाप जिंदा होता तो इससे ऐसे बेनथे बैल की तरह आज़ाद थोड़ी छोड़ता। कुछ तालीम व तरबियत देता है इस वैशी को। सच डैश अपने को बड़ा अफसोस होता है कि इस जैसे जीदार और टैलेंटेड बंदा महज तरबियत की महरूमी के बायस इंसान बनने से भी महरूम रह गया। अब क्या बाज़ल पर ही बात करते रहोगे और मुझे मेरी इस बात का जवाब नहीं दोगे जिसके लिए मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ? इरफानुल्लाह ने जिस होते हुए से टोका। हकीकत ये थी कि आजकल ताजवर ने भी बाज़ल के हवाले से इसकी जान खाई हुई थी कि मालूम करो बाज़ल कहाँ गायब है। ताजवर की फरमाइश पर इसने बाज़ल को तलाश करवाने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था और इसके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि सारा वक्त इसी काम में लगा रहता। साला खुद चलकर आने की भी खूब कही आपने। अपन की मानो तो इसे भी रब का एहसान जानो कि अपने पैरों पर चलने के लायक हो, वरना वो ठिगना लतीफ़ शाह देखो कैसी अकड़ वाला था, लेकिन अब बिस्तर पर मुर्दों की तरह पड़ा है। तुम ऐसा करो, अड्डा छोड़कर तबलीगी जमात के साथ चिल्ले पर चले जाओ। ये तालीम व तरबियत की बातें, ये शुक्राने की नसीहतें वहीं बैठकर करते रहो तो अच्छे लगोगे। बिलाखिर इरफानुल्लाह का ज़ब्त जवाब दे गया और असगर की इस बातों पर टोक डाला। असगर इसके यूँ टोकने पर खिलखिलाकर हंसा, फिर संजीदगी इख्तियार करते बोला, बात अप्पू ने सुन और समझ ली है, पर फैसला सुनाने को थोड़ी मोहलत चाहिए। सोच समझकर एक आध दिन में जवाब दे दूंगा। जवाब हाँ में ही होना चाहिए। पुराने तल्लुक़ का इतना मान तो तुम्हें रखना ही होगा। अगर तुम्हारी जगह यहाँ लाला बैठा होता तो वो भी फैसला मेरे हक़ में ही देता। इसकी वज़ादारी मुझे इनकार करने नहीं देती। इरफानुल्लाह ने इससे जज्बाती करने की कोशिश की। अब भी फैसला लाला का ही होगा। असगर बेख्तियार बोल उठा। क्या मतलब? इरफानुल्लाह ठटका। मतलब लाला का तरीका था कि कोई भी उलझा हुआ काम हाथ में लेने से पहले अपने एतबार के बंदों से मशवरा ले लेते हैं। मुझे भी बस यही करना है। असगर ने बात बनाई। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। तुम्हें ऐसे लोग मुयस्सर हैं। अब मुझे ही देख लो, सब तरफ अकेला ही भागा फिरता हूँ। पहले यज़दानी का आसरा था, लेकिन इससे जवान बेटे की मौत का गम ले डूबा। सारा वक्त या तो पीता रहता है या रोता रहता है। जब इन दोनों कामों से थक जाता है तो सो जाता है। बिल्कुल भी किसी काम का नहीं रहा है। इरफानुल्लाह ने अपना रोना रो दिया। सुना था आपका बेटा भी बीमार है और आपने इलाज के लिए भाई भेजा हुआ है। कुछ फ़र्क पड़ा इसे गोरों के इलाज से? असगर ने ज़ाहिर हमदर्दी से पूछा। इलाज अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। अभी तो टेस्ट पर टेस्ट करवा रहे हैं वो लोग। यहाँ की रिपोर्टों को कहाँ मानते हैं गोरे, वरना टेस्ट तो यहाँ भी बेहदो हिसाब हुए थे।
बस तो ठान लीजिए कि जब भी आपको मौका मिला अपने मुल्क में भी ऐसे कॉलेज और अस्पताल बनाए जिनकी डिग्री और रिपोर्टों को गुरे भी माने। असगर ने मुफ्त मशवरा दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, 1-2 दिन बाद फ़ोन करके तुम्हारा जवाब मांगूंगा। इरफानुल्ला इसके मशवरे के जवाब में जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसके रवाना होते असगर ने भी रवानगी इख्तियार की। रवानी से दौड़ती गाड़ी शहर के एक ऐसे हिस्से में जा रुकी जहाँ कसीरुल मंजिला इमारत की बहुतात थी। इन इमारतों में से कुछ इमारतें रहायशी थी जबकि अक्सरियत कारोबारी मकासद के इस्तेमाल हो रही थी। इसकी गाड़ी जिस इमारत के सामने जाकर रुकी वो रहायश के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वो गाड़ी से उतर रहा तो इस इमारत के मुकाबिल सड़क पार दूसरी कसीरुल मंजिला इमारत को कनेक्शन से जायज़ा लिया। इमारत की तामीर में शीशों का कसरत से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये वो शीशे थे जिनके बाहर की तरफ से अंदर नहीं झांका जा सकता था। अलबत्ता अंदर वाले बखूबी बाहर का जायज़ा ले सकते थे। यही इंतज़ार करो, मैं अकेला ऊपर जाऊंगा। इसने साथ आए ड्राइवर को हुक्म दिया और ख़ुद रहायशी इमारत की तरफ बढ़ गया। दाखिली रास्ते पर मौजूद गार्ड्स ने इसकी मंजिल का पूछकर पहले परवेज़ से रब्ता किया और वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इसे लिफ्ट में सवार होने की इजाज़त दी। लिफ्ट में इसके साथ एक 13-14 साल लड़का और इससे कुछ बस छोटी बच्ची मौजूद थी। दोनों शक्ल से बहन भाई लगते थे और हाथों में आइसक्रीम पकड़े इर्द गिर्द से बेनियाज आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन रहायशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम थोड़ा सख्त रखा गया था और अजनबियों को बिला रोक टोक दाखिले की इजाज़त नहीं थी। कैसा चल रहा है? असगर अपनी मतलूबा मंजिल पर लिफ्ट से उतरकर एक अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो अंदर घुसते ही अपने दरवाज़ा खोलने वाले परवेज़ से पूछा। इसके साथ लिफ्ट में सवार बच्चे पहले ही किसी निचली मंजिल पर उतर चुके थे। टेलीस्कोप फिट कर दी है और एक आदमी को मुस्तकिल निगरानी पर बिठा दिया है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ की तरह वहाँ भी ऐसे शीशे लगे हैं कि बाहर से अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस हम इन्हीं लोगों को देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते सामने आ जाते हैं। परवेज़ ने कदरे मायूसाना अंदाज में इसके सवाल का जवाब दिया। इसे ज़ुबान से कुछ कहने के बजाय तसल्ली देने वाले अंदाज में परवेज़ का इशारा थपका और ख़ुद इस खिड़की की तरफ बढ़ गए जिसके साथ टेलीस्कोप फिट की गई थी। खिड़की का शीशा बेशक बंद था, लेकिन जिस मुनहमिक अंदाज में टेलीस्कोप के पीछे बैठा बंदा अपने काम में मसरूफ़ था, इससे ज़ाहिर था कि इसे सब साफ दिखाई दे रहा है। असगर ने आहिस्ता से इस शख्स का बाजू दबाकर इसे मतवज्जो किया और इशारे से सीट छोड़ने का हुक्म दिया। अब वो खुद आंख लगाए सामने मौजूद इमारत का जायज़ा ले रहा था। सूरत हाल वही तो जिसे बताई गई थी। वो नहीं देख सकता था कि सामने मौजूद इमारत के दफातर में क्या हो रहा है। पूरी इमारत में बस दाई जानिब बनाई गई सीढ़ियाँ ही दिखाई दे रही थी और इस वक्त इन सीढ़ियों में अपनी वर्दी से चपरासी दिखाई देता एक आदमी हाथ में चंद फाइलें लिए नीचे की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। असगर की दिलचस्पी का असल मरकज़ इमारत का टॉप फ्लोर था। हामिद पर कड़ा तशद्दुद करके कि बिलाखिर इससे जो चंद अहम मालूमात हासिल करने में कामयाब हुए थे, इनमें से एक अहम तरीन इत्तला यही थी कि इस इमारत के टॉप फ्लोर पर मैडम एक्स का कब्ज़ा है। या इसके दफातर भी थे और रहायशी यूनिट भी। वो इमारत में आमदोरफ्त के लिए एक प्राइवेट लिफ्ट इस्तेमाल करती थी। ये लिफ्ट इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ पार्किंग और इससे आगे बेसमेंट तक जाती थी। इमारत का बेसमेंट कई हिस्सों में मुनक़सिम था और हर हिस्सा मुख्तलिफ कंपनियों के इस्तेमाल में था, जिसे वो अपने रिकॉर्ड रूम या स्टोर वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मैडम एक्स की तहवील में मौजूदा हिस्सा साउंड प्रूफ था, जिसे ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से निगरानी बस इस हद तक कारामद है कि हमारे मतलूबा हुली वाले मर्द औरत में कोई सीढ़ियों का इस्तेमाल करे, और इस बात का इम्कान बहुत कम है कि लिफ्ट के होते हुए कोई सीढ़ी इस्तेमाल करे। परवेज़ इसके पीछे आन खड़ा हुआ और अपनी राय दी। अपन को हर एरिया को कवर करना है। उधर पार्किंग की एग्जिट पर भी बंदा बिठाए हैं। कहीं से कोई भी मतलब कुछ भी मिल सकता है, तो बस अपने को हर बात की इत्तला देते रहना। असगर ने से जवाब दिया। हकीकतन वो खुद लाला की हदायत पर अमल कर रहा था और वही हदायत अपने आदमियों तक पहुंचा देता था। कहो तो वो आवाज़ सुनाने वाली डब्बी इधर भी लगवा दूँ, कुछ तो सुनगुन मिले और बंदा खाली बैठा मक्खियाँ मारने से बचे। परवेज़ भाग दौड़ और माइक को ट्राई करने वाली फितरत का बंदा था, इसलिए इसे चंद घंटों में निगरानी के इस ठुस अमल से उकताहट होने लगी। हरगिज़ नहीं। असगर टेलीस्कोप छोड़कर फौरी तौर पर इसका तो घुमा तेज लहजे में बोला, डिबिया को फायर करने के लिए तुम्हें खिड़की खोलना पड़ेगी और ऐसे में तुम लोग किसी की नज़र में भी आ सकते हो। बस 2 मिनट की तो बात है, 2 सेकंड के लिए भी नहीं ऐसा करना। जब बता दिया है कि काम आधी रात के बाद करना है तो बस उसी टाइम करना है, और ध्यान रखना कि इस टाइम यहाँ मामूली भी रोशनी ना हो। तुम लोगों का नज़र में आ जाना सारी मेहनत को ज़ाया कर देगा। वो बहुत सख्ती से परवेज़ को बावर करवा रहा था, क्योंकि तो वो भी जानता था कि हामिद से मालूमात उगलवाने में कितनी मेहनत लगी थी और इस हिसास आले का हुसूल कितने महंगे दामों में मुमकिन हुआ था, जिसे गोली की तरह इसके ट्रैगर से फायर करके किसी भी ठोस सतह पर चश्मा किया जा सकता था और फिर इसकी मदद से इर्द गिर्द के इलाके में पैदा होने वाली इंसानी आवाज़ें सुनी जा सकती थी।
ठीक है बाबा, नहीं करूँगा अपनी मर्जी, तुम शांत हो जाओ। इसके लेजे ने परवेज़ को समझा दिया कि वो कितनी ही बेजारी महसूस क्यों ना करे, करना इसे वही है जो कहा गया है। मुझे तेरी तबीयत का पता है, इसलिए खुद इधर आया था। ख्याल रखना, जल्दबाजी तेरे साथ साथ दूसरों को भी मरवा देगी। अगली पार्टी जितनी तगड़ी है तुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। परवेज़ को हदायत देते हुए असगर को दर हकीकत खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका वास्ता किन लोगों से पड़ा है। कोड़ा एक तसलसल से जिस शख्स पर बरस रहा था वो कितना ही मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक सही था तो गोश्त पोस्ट से बना ही इंसान। इब्तदाई 3-4 ज़रबे खामोशी से बर्दाश्त कर लेने के बाद अब इसके मुंह से कराहें निकलना शुरू हो गई थी और वो कोशिश के बावजूद इन्हें रोकने में कामयाब नहीं था। तुम खामखा इसको जुल्म का निशाना बना रहे हो। ये मेरे साथ ज़रूर था, लेकिन इसका इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं जिनके बारे में तुम जानना चाहते हो। सोनिया ने एक नज़र जब्त की कोशिश में सूख पड़ते मास के चेहरे को देखा और सुते हुए चेहरे के साथ जांग ताऊ से मुखातिब हुई। इसका न सही पर तुम्हारा तो संबंध है इन लोगों से, तुम बताओ हमें इनके बारे में। जांग ताऊ मक्कारी से बोला और कोड़े बरसाने वाले को इशारा किया कि हाथ ना रुके। बताया तो है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं किसी से। वो गोल्डन स्टार बस इत्तेफाक से मेरे हाथ लग गया। बेशक वो चंद वजूहात की बिना पर तंजीम से बददिल हो गई थी और माज की मोहब्बत में माँ की मुखालिफ समझ भी चल पड़ी थी, लेकिन इसकी परवरिश तो इन्हीं लोगों के हाथ हुई थी। बचपन से इसके दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी कि जान दे देना, लेकिन दुश्मनों के सामने तंजीम का कोई राज अफशा न करना। इसलिए आज भी इसके लिए ज़ुबान खोलना मुश्किल थी। इस मुश्किल को एक ज़ाती वजह ने और भी शदीद कर दिया था, इसलिए इसकी ज़ुबान खुलने को तैयार नहीं हो रही थी। इस लड़के को इतना मारो कि इसकी खाल गिर जाए, इसकी जान निकलने से पहले तुम्हारे हाथ न रुकने पाए। भिक्षु जांग ताऊ ने खूंखार लेजी में हुक्म दिया और साथ ही एक दूसरे बंदे को भी इशारा कर दिया। अब माज के जिस्म पर बेक वक्त 2 आदमी कोड़े बरसा रहे थे। इसकी कराही पहले के मुकाबले में मजीद बुलंद हो गई थी। इतनी तकलीफ के बावजूद भी इसने एक बार भी सोने को नहीं पुकारा था और ना ही इससे मुतालबा किया था कि वो अपनी ज़ुबान खोलकर इसे इस अजियत से निजात दिला दे। वो तो इसके अब देख तक नहीं रहा था और सोनिया इसके इस अंदाज को समझ रही थी। इसने फैसले का इख्तियार मुकम्मल तौर पर इसके हाथ में दे दिया था और किसी सूरत इसे मजबूर नहीं करना चाहता था। ये नर्क में पहुंच जाए तो इसे ले आना, जिसकी टांग जख्मी है। देखते हैं ये अपने कितने साथियों को अपनी ज़िद की भेंट चलाती है। जांग ताऊ का लहजा गुस्से में कहर बरसा रहा था। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ। जो तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन प्लीज़ किसी को कुछ ना करना। ये सारे निर्दोष हैं और इनमें कोई भी वो नहीं जो मैं जानती हूँ। माज के जिस्म से खून निकलकर लकीरों की सूरत बहने लगा तो सोनिया का जब्त जवाब दे गया। यूँ भी जांग ताऊ के लेजे की सफाकिन से बता दिया था कि अपने कहे पर अमल कर लेगा और वो जानती थी कि माज इसे अपना खून माफ़ कर देगा, लेकिन अपने साथियों में से किसी पर आँच आना इसे गवारा नहीं होगा। रुक जाओ भाई और ज़रा बंदे के ज़ख्मों पर कोई मरहम शर्म लगाओ। अपनी श्रीमती जी की यादाश्त वापस आ गई है तो इनके साथी को थोड़ा आराम दो। भिक्षु के हुक्म पर कोड़े बरसाते हाथ रुक गए और फौरन ही जख्मों से खून रोकने का काम शुरू कर दिया गया। अब बोलना शुरू कर दो देवी जी, पर याद रखना जहाँ तुम्हारी ज़ुबान रुकी वहीं मेरे सेवकों के हाथ भी मरहम लगाना छोड़कर इसके जख्मों पर नमक मिर्च लेपना शुरू कर देंगे। भिक्षु जांग ताऊ ने सोनिया के बोलने से पहले इसे धमकाना ज़रूरी समझा था। वैसे वो शख्स भिक्षु की अमूमी अमन पसंद फितरत के बिल्कुल मुखालिफ था और ऐसा लगता था कि किसी इंसान पर किए जाने वाला तशद्दुद इसे तस्कीन देता है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सोने ने से यकीन दहानी करवाई और एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। पता नहीं वो अल्फाज मुजतमे कर रही थी या अहद शिकनी के लिए दिल ही दिल में माफ़ी मांग रही थी। गोल्डन स्टार इसराइलियों की कायम करदा एक तंजीम है, इस बात को बहुत से लोग जानते हैं। गोल्डन स्टार भारी मुआवजे पर इन सारे ममालिक को सर्विसेज फराहम करती हैं जिनके मुफादात इसराइल से वाबस्ता हैं। सर्विसेज लेने वाले ममालिक जहां मुमकिन हो हमें फैसिलिटेट भी करते हैं। इसीलिए गोल्डन स्टार ने तकरीबन पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और यही वजह है कि अब यह तंजीम दुनिया पर इसराइल की तन्हा हुक्मरानी के ख्वाब देख रही है। तन्हा तुम्हारा मतलब है बिल्कुल अकेले, किसी को अपने साथ मिलाए बगैर? जांग ताऊ ने हैरत से पूछा। ऐसा ही है, लेकिन पहले मरहले में छोटे ममालिक को निशाना बनाया जाएगा। बड़े और दोस्त ममालिक के लिए इनकी पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ है। हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर इनके हुक्मराना बदले, लेकिन इन ममालिक में भी होगा वही जो इसराइल चाहेगा। यह तो किसी दीवाने का सपना रखता है। जांग तो बड़बड़ाया। वो लोग जिस दीवानगी से इस सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब दुनिया सचमुच ऐसा होता देखेगी। सोने ने दावा किया। मगर कैसे? क्या दुनिया में अपने चंद आतंकवादियों को फैलाकर ऐसा करना मुमकिन हो सकता है? जांग ताऊ मारने को तैयार नहीं था। तुम्हें सिर्फ आतंकवादी क्यों दिखाई दे रहे हैं?
तुम उन साइंटिस्ट और एक्सपर्ट को क्यों नहीं देखते जो दुनिया भर से इल्म हासिल करने के बाद लिबर्टीज़ में हर रोज़ एक नई इनोवेशन कर रहे हैं? इन ताजरों की तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता जो हर बड़ी प्रोडक्ट के मालिक हैं? इकनॉमिक्स को यहूदियों से बढ़कर जानने वाली दुनिया में कोई दूसरी कौम मौजूद नहीं। तुम एक एक करके हर फील्ड के बारे में सोचते जाओ और फिर बताओ कि वो कौन सी जगह है जहाँ यहूदी मौजूद नहीं है। यहूदी और इसराइल दोनों एक दूसरे से अलग दो नाम नहीं। दुनिया का हर यहूदी जिसने चाहे अपनी ज़िंदगी में एक बार भी इसराइल में कदम न रखा हो वो इसराइल का वफादार है। इसराइल से वफादारी के बगैर किसी यहूदी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। वो जो कुछ कह रही थी इसने माज को अपनी तकलीफ भुलाकर पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। ये इससे बहुत आगे की बातें थी जो अब तक सोने से बता चुकी थी। विश्वास नहीं होता कि तुम जो कह रही हो सच है। जांग तो अभी बेयकीनी का शिकार था। ना करो विश्वास, लेकिन एक दिन ये दुनिया सब होता देखेगी। हो सकता है वो वक्त आने में तुम और मैं ना रहें, लेकिन ये ख्वाब मरेगा नहीं। ये एक दिन पूरा होकर रहेगा। इसराइल दुनिया के हर मुल्क की शाहरग पर अंगूठा रखने की भरपूर तैयारी कर रहा है। हथियार, मंशियात, मईशत और मौसम, हर शय आने वाले समय इसराइल के कंट्रोल में होगी। जिंदा बस वो रहेगा जो सर झुकाकर इसकी गुलामी करेगा। सर उठाने वालों को उंगली की एक जुम्बश से कुचल देने का इख्तियार होगा इसराइल के पास। वो बोल रही थी और अब जांग तो इसे झुठलाने के बजाय गौर से सुन रहा था। वो खुद दुनिया के ऐसे मुल्क का शहरी था जिसने कलील मुद्दत में अनथक मेहनत से अपना आप मनवाया था और हर शोबे में तरक्की करके खुद को इस लायक बना लिया था कि किसी ताकत के लिए इसे आंखें दिखाना आसान नहीं रहा था। कोई मुल्क कितना ही ताकतवर हो और कितनी ही बड़ी मेन पावर रखता हो, उस समय क्या कर सकेगा जब इसके कीमती जंगलात में अचानक ऐसी आग भड़क उठे जो जंगल को राख किए बगैर बुझने का नाम नहीं लेगी। इसकी आबादियों में ऐसे वबाई इमराज फूटेंगे जिनसे बचाव और हिफाजत की दवा तैयार करते करते वो थक मरेंगे। जल्जलों से पूरे पूरे शहर उलट जाने के बाद सर्वाइवल की जंग लड़ना कितनों के लिए मुमकिन होगा? कोई खुश साली के हाथों मरेगा तो किसी को सैलाब ले डूबेंगे। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए कितने टूल तैयार किए जा चुके हैं और कितने लिबर्टीज़ में तैयारी के प्रोसेस में है। इसराइल अगर गोल्डन स्टार जैसी तंजीमों की सूरत ताकतवर ममालिक के लिए किराए का टट्टू बना हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि इससे हर बड़ी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए भारी फंड की ज़रूरत है। ये फंड्स एक तरफ मुआवजे के तौर पर हासिल किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हम जैसे कारकुन दुनिया से लूट खसूट कर उस तक पहुंचा रहे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक हर लेवल पर काम हो रहा है। वसाइल से पहले ज़हनों पर कब्जे की तैयारी है। कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इसके ज़हन में शक का बीज बो दिया गया है। उलझे हुए ज़हन वाली पूरी एक नस्ल तैयार हो रही है और ये नस्ल ऐसी होगी जो मुल्क और कौम तो क्या अपना भी कोई भला नहीं कर सकेगी। इंकशाफात का सिलसिला था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अव्वल हैरत का शिकार माज को बतदरीज इसकी हर बात का यकीन आता जा रहा था। जो कुछ वो कह रही थी वो किसी न किसी सूरत इसके इर्द गिर्द मौजूद तो था, लेकिन इस सबसे मुसलसल चश्म पोशी इख्तियार की जा रही थी। साहिब इख्तियार व इक़्तिदार अफराद अपनी अय्याशियों और बैंक बैलेंस में इजाफे से आगे की नहीं सोचते थे और आवाम को शूर नहीं था कि वो कितने ख़तरों की जद में है। कहीं थोड़ा बहुत इदराक था भी तो बचाव की राह नहीं सूझती थी। सुन रहे हो मानक, जो कुछ ये तुम्हारी सुकाल साथी बता रही है? विश्वास करो, अगर हमने इसकी दाढ़ में छुपा साइनेटेड कैप्सूल निकाल लिया होता तो ये हमें सब कुछ बताने के बजाय आत्महत्या कर चुकी होती। जांगतो ने माज को मुखातिब करके मायने खेज लहजे में जिताया। जवाबन माज कुछ न बोला और खामोशी से इस शख्स को देखता रहा जो इसे बंदिशों से आज़ाद कर रहा था। इसका दूसरा साथी हाथ में गन थामे बिल्कुल चुकन्ना खड़ा था। इसके अलावा भी वहाँ मज़ीद 2 मुसल्लह अफराद मौजूद थे और इनके होते हुए किसी गलत हरकत की गुंजाइश नहीं थी। सॉरी माज, मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें कितने ही धोखे में रखा हो, लेकिन ये सच अपनी जगह रहेगा कि मैंने तुमसे बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की है। बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर सोने ने इसे मुखातिब करके कहा तो वो भिक्षु की तरह इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। कुछ ऐसा था इसके लहजे में जिसने इसे वहाँ नज़रें उठाकर सोने की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। दोनों की नज़रें आपस में मिली और यकदम ही माज को इदराक हुआ कि वो इससे सिर्फ माफ़ी नहीं मांग रही थी, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज अदा कर रही थी। इसने अपने करीब खड़े शख्स को धक्का दिया और छलांग लगाकर सोने तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो इससे पहले हरकत में आ चुकी थी और बिजली की तरह लपक कर जांगताओ की कमर के साथ बंदी कटार खींच ली थी। इस सारी सूरत हाल पर वहाँ एक हंगामा पापा हो गया था। जांगताओ के साथी हथियार सूंघते ललकारे मार रहे थे। यकीनी तौर पर वो चीनी जुबान में इसे जांगताओ से दूर रहने और गोली मार देने की धमकी दे रहे थे।
अगर वो जांग ताओ के बेहद करीब न होती तो वो सिर्फ धमकी देने के बजाय गोली भी चला देते। ऐसे वक्त में जांग ताओ ने होशो हवास से काम लिया और सोने के कटार वाले हाथ को दबोचकर कटार इसके हाथ की ग्रिप से खत्म करने की कोशिश की। रद्दमल में सोनिया ने इसे एक जोरदार लात रसीद की, जिसके नतीजे में उलटकर पीछे जा गिरा। हाथ जांग की ग्रिप से आज़ाद होते ही सोनिया ने कटार का रुख अपनी गर्दन की तरफ कर लिया। मार्ज इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इसके हाथ पर हाथ डाला, लेकिन शायद इसे देर हो चुकी थी और सोने की गर्दन पर उभरने वाली सुर्ख लकीर ने तेजी से खून उगलना शुरू कर दिया था।